और वो हर बार मुझसे भारत में मुकीम मेरे साथियों की एड्रेस पूछता। मैं नफी में सर हिला देता। आखिर मुझ में सर हिलाने की सकत न रही और ऐसा बेहोश हुआ कि जब होश आया तो मुझे वहां से उठाकर एक दूसरे कमरे में लाया जा चुका था। पलंग पर भी मुझे चमड़े के तस्मों से कस दिया गया था। कोई मेरे हलक में पानी टपका रहा था। पानी उस वक्त मेरे लिए आबे हयात था। मेरी आंखें पूरी खुली थीं और मैं पानी निगल रहा था। छत से बल्ब लटक रहा था। एक आदमी पीतल के लोटे से मेरे खुले मुंह में पानी डाल रहा था। दूसरा आदमी पास खड़ा था। उस दूसरे आदमी के हाथ में बिजली का तार था जिसके दोनों सिरे नंगे थे। उसने इशारा किया। पानी की धार रुक गई। मैंने ढेले घुमाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। मेरी आंखें जख्मों की मानिंद दुख रही थी। उस दूसरे आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, बाबू बोल दे तेरे साथ कौन कौन है। ये देख 1000 पावर बिजली का तार है। तू जिंदा नहीं बचेगा इस बार। बोल तेरे साथी लोग कहाँ हैं, किस शहर में है। मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरे होंठ सूजे हुए थे। हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। उस आदमी के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो पलंग की पायंती की तरफ आया और तार मेरे नंगे पांव से लगा दिया। मेरे मुंह में से एक भयानक चीख निकली कि मुझे खुद उस चीख से खौफ आ गया। ये किसी ऐसे जानवर की चीख थी कि जिसको कुंद छुरी से पूरी ताकत के साथ ज़िबा किया जा रहा हो। मेरे सारे जिस्म को गोया आग लग गई थी। मेरा दिल जैसे झुलस गया था। मुझे अपनी खोपड़ी में कोई चीज पकती हुई महसूस हुई। मेरा जिस्म लरजने लगा। मैं दोबारा बेहोश हो चुका था। एक बार फिर होश आया तो मैं उसी पलंग पर पड़ा था, मगर मेरा जिस्म जकड़ा हुआ नहीं था। सिर्फ पांव जंजीर से बंधे हुए थे। 3 नए पुलिस ऑफिसर मेरे दाएं बाएं कुर्सियों पर बैठे थे। एक डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन दे चुका था। एक पुलिस ऑफिसर ने, जो नाटे कद, चौड़े शानों और सांवली रंगत वाला था, कहने लगा, मेरा नाम ठाकुर विजय चंद है। मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूँ, मगर तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं अजियत देने के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए मैं खुद यहाँ डॉक्टर को लेकर आया हूँ। ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर उसने इशारा किया। एक आदमी ट्रे में खाना लेकर अंदर आ गया। मुझे उठाकर पलंग पर बिठाया गया। मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। भूख और प्यास से अंतड़ियां सूख कर पेट में कांटों की तरह चुभती हुई महसूस होने लगी थी। सबसे पहले मैंने पानी पिया। कांसी की कटोरियों में दाल, भाजी, चावल और कचोरियां थीं। मैंने सारी चीजें खा ली। दिमाग ने कहा, ये भी तेरे दुश्मन है जो एक नए रूप में आए हैं। खाना खा लो, फिर न जाने कब तक भूखा प्यासा रहना पड़े। जब मैं खूब सैर होकर खा चुका तो मुझे मीठी खीर दी गई। इतनी आला ग़िज़ा खाने के बाद मुझ पर गुनूद की तारी होना शुरू हो गई थी। इंस्पेक्टर ठाकुर मुझसे आहिस्ता आहिस्ता पूछने लगा, दोस्त तुम्हारा असली नाम क्या है? बस अब यहाँ अपने दोस्तों के नाम बता दो, हम तुम्हें खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरे यहाँ कोई साथी नहीं है। मुझे नींद आ रही थी। जरा झपकी लगती तो इंस्पेक्टर ठाकुर मुझे बेद का टहूका देकर उठा देता। शायद दुनिया में इससे बड़ी कोई अजियत नहीं है कि आपने मुरगन खाना खाया हो, आप पर नींद का गलबा हो और कोई आपको सोने न दे। मेरे साथ यही हो रहा था। मेरी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। गर्दन अपने आप ही ढलक जाती। इंस्पेक्टर के बेद की ज़रबें अब शदीद होती गईं। वो मेरे सोते ही गर्दन पर जोर से बेद मारता। मैं बिलबिलाकर जाग पड़ता और नींद के गलबे से गर्दन एक तरफ खिलक जाती। खुदा जाने कब तक ये अजियत का सिलसिला जारी रहा। फिर मुझे कोई होश न रहा। मेरी गिरफ्तारी बड़ौदा पुलिस ने की थी। केस भी उसी जगह दर्ज हुआ था, इसलिए पुलिस हुक्काम मुझसे एतराफ करवाने के बाद यहीं से मेरा चालान करके उत्तर प्रदेश प्रांत को भेजना चाहते थे। वो मेरे एतराफ का क्रेडिट खुद हासिल करना चाहते थे। 1 हफ्ते तक तरह तरह की अजियतें आजमाई गईं। मुझे बरक़ी रॉ के झटके दिए गए, ठंडे पानी के टब में डुबकियां दी गईं, सारी सारी रात जगाया गया। मेरे पाँव के तलवों पर बेद की शदीद ज़रबें लगाई गईं। मैंने खुदा की दी हुई ताकत के साथ ये सारी अक़ूबतें सब्र से बर्दाश्त कर लीं, लेकिन बम्बई में मुक़ीम पाकिस्तानी एजेंट का नाम न बताया। मैंने ये एतराफ भी न किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। यही कहता रहा कि मेरा जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं। 1 हफ्ते की शदीद अजियतों के बाद मुझे बड़ौदा जेल की एक कच्ची कोठरी में डाल दिया गया। सारा दिन कोठरी के फर्श पर पड़ा रहता। दिन में 1-2 बार 2 रोटियां अचार के साथ मेरी कोठरी में फेंक दी जाती। एक भंगी पानी की बाल्टी लेकर आता और सलाखों के बाहर खड़े होकर मुझे पानी पिला जाता। वो मुझसे कोई बात न करता। मेरा सारा जिस्म दर्द कर रहा था। अजियतों का दूसरा दौर अभी शुरू नहीं हुआ था। मेरी कोठरी के बाहर छोटा सा बरामदा था। उस बरामदे का दरवाजा भी सलाखों वाला था। एक नंबरदार जहां राइफल उठाए चल फिर कर पहरा दे रहा था। वो कई बार मुझे मशवरा दे चुका था कि मैं पाकिस्तानी जासूस होने का इतराफ कर लूं और वरना यहीं गल सड़कर खत्म हो जाऊं। 1 हफ्ता कोठरी में पड़े रहने से मेरी खोई हुई ताकत किसी हद तक वापस आ गई थी। अब मैं वहां से फरार होने के इम्कानात पर गौर करने लगा था। मेरी कोठरी के सलाखदार दरवाजे पर बाहर से ताला लगाया हुआ था। बरामदे के आगे भी दरवाजा था, उस पर ताला नहीं पड़ा था, मगर आमतौर पर राइफल बरदार नंबरदार उसी जगह स्टूल पर बैठता था। एक दिन उसी नंबरदार ने बताया कि बहुत जल्द मुझे अहमदाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ लोहे का एक इंसानी खोल है, तुम्हें उसमें बंद कर दिया जाएगा। उसके अंदर लोहे के कांटे बने हैं। ये कांटे 1-1 इंच तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाएंगे। बड़े बड़े डाकू इस इंसानी ढांचे के आगे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि मरना कबूल कर लूं, लेकिन बम्बई वाले हुकीम साहब का नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मेरे मुकद्दस नक्श का क्या किया है।
जरूर वो उसी डिब्बे में मोहरबंद होगा और मेरे चालान के साथ अहमदाबाद या दिल्ली जाएगा। अब मुझे अपने जहरीले सिगरेटों के जाया हो जाने का अफसोस हो रहा था। मेरे खाकी कपड़े गंदे हो गए थे। एक दिन मैंने पहरेदार की मिन्नत समाजत करके अपने कपड़े भंगी को देकर धुलवाए। मेरी दाढ़ी बढ़ाई थी, मूंछों ने भी होंठों पर छज्जा सा बना दिया था। मेरे पास अगर कोई शय अभी तक महफूज थी तो वो सिद्धा का दिया हुआ तोहफा सांप का मनका था। उस मनके को मैंने अपने दिल के साथ लगा रखा था। मेरी कोठरी की चाबी नंबरदार की बेल्ट के साथ लटकती रहती थी। मैंने देखा कि वो दोपहर से शाम तक वहां पहरा देता था। इस दौरान वो ज्यादातर बरामदे में बैठा बीड़ी पीता रहता। दोपहर को भंगी पानी लेकर आता तो वो मेरे करीब आ जाता ताकि मैं भंगी से कोई बात न कर सकूं। यहाँ से फरार बड़ा मुश्किल नजर आता था, मगर 6-7 दिन के आराम ने मेरे जिस्म की कुव्वत मज़ाहमत को बड़ी हद तक बहाल कर दिया था। पर मेरा कमांडो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हो गया था। बड़ौदा जेल की काल कोठरी में आए हुए मुझे शायद 8वां दिन था कि रात के वक्त एक मखसूस किस्म की आवाज मेरे कान में पड़ी। मैं कोठरी के फर्श पर लेटा था। बरामदे के बल्ब की धीमी धीमी रोशनी कोठरी में आ रही थी। रात का दूसरा पहर था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बड़ी तेजी से मुसलसल फरार की तरकीबें सोच रहा था कि एक मखसूस किस्म की आवाज सुनाई दी। मैं उठ बैठा। मैं हमतंगोश था। जेल के हाथे में खामोशी छाई हुई थी। मैंने गर्दन आगे करके सलाखों में से झांक कर देखा। नंबरदार बरामदे के दरवाजे पर स्टूल पर बैठा दीवार से टेक लगाए शायद सो रहा था। ये रात की ड्यूटी वाला दूसरा नंबरदार पहरेदार था। मैंने गर्दन पीछे कर ली। आवाज एक बार फिर सुनाई थी। इस बार ये करीब से सुनाई थी और मैंने आवाज को पहचान लिया था। सांप की फुनकार की आवाज थी और ये सांप मेरी दोस्त सिद्धा के सांप के सिवा कोई और नहीं था। मैंने हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। सांप मेरी कोठरी में नहीं था। मैंने छत को देखा। सांप छत पर भी नहीं था। मैं आहिस्ता से रेंग कर कोठरी की सलाखों के पास आ गया। सांप की हल्की सी फुनकार एक बार फिर बुलंद हुई और उसके साथ ही कोने की सलाखों में से एक सांप ने अपना फन समेट लिया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरे करीब आकर कुंडली मार कर बैठ गया। बरामदे के बल्ब की रोशनी में देखा तो ये सिद्धा का काला सांप ही था। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। सिद्धा ने एक बार उसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी। वो मेरी बू पर ही वहां आया था। फिर भी मैं दिल में खौफजदा था। सांप कुंडली मारे झूम रहा था। उसने अपना फन नहीं खोला था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से सांप का मनका निकाल कर हाथ में पकड़ लिया कि अगर ये मुझे डस भी ले तो मैं मनके से अपने जिस्म से उसका जहर खारिज कर सकूं। सांप अब मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो रेंगता हुआ दरवाजे की सलाखों तक गया और फिर वापस आ गया और मेरी तरफ मुंह उठाकर तकने लगा। दूसरी बार रेंगता हुआ सलाखों तक गया और फिर वापस आकर मुझे देखने लगा। सांप ने 4 मरतबा यही अमल दोहराया तो अब मुझे यकीन हो गया कि ये सिद्धा का ही सांप बेटा है और मुझे बाहर चलने के लिए कह रहा है। मैं उठ गया। एक हाथ में मनका लिया। मैंने दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने हमला करने की बजाय अपनी गर्दन फर्श के साथ लगा दी। मैंने उसके जिस्म पर आहिस्ता से हाथ फेरा। सांप तेजी से सलाखों तक आ गया और वापस आकर मुझे तकने लगा। मैंने डरते डरते उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसने ना तो फुनकार मारी और ना अपना फन खोला, बल्कि बड़ी नरमी से मेरी कलाई के गिर्द लिपट गया। उसकी गर्दन अभी तक दरवाजे की तरफ फुकी हुई थी। क्या सिद्धा भी इसी जेल में है? क्या ये उसके पास से होकर मेरी तरफ आया है? मेरे जहन में सिद्धा के बारे में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। यकीनन वो इसी जेल में कैद है। वो बड़ौदा में पकड़ी गई थी, उसे यहीं सजा हुई होगी। मगर क्या ये सांप उसके पास रहता है? ऐसा हो नहीं सकता था। जहाँ के अमले के लोग उस सांप को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। हो सकता है सांप बाहर किसी जगह जंगल में रहता हो और रात को सिद्धा से मिलने आ जाता हो। बरामदे में नंबरदार के भारी बूटों की आवाज आई। वो मामूल के मुताबिक चक्कर लगाने लगा था। कदमों की चाप की आवाज सुनते ही सांप मेरी कलाई से उतरकर सलाखों में से होता हुआ बाहर निकल गया। सांप जिस तेजी से बाहर को लपका था उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये सांप नंबरदार को डसने जा रहा था। मैं जल्दी से सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। मैं ये चाहता था कि अगर नंबरदार को सांप के डसने से ही मरना है तो वो सलाखों के पास गिरे ताकि मैं उसकी बेल्ट से कोठरी के ताले की चाबी निकाल सकूं। मुझे सलाखों के पास देखकर नंबरदार मेरे करीब आकर करख्त आवाज में बोला, क्यों बे, इधर तुम क्यों खड़ा है? पीछे जाकर सो जाओ। मुझे बरामदे में सांप नजर नहीं आ रहा था। नंबरदार को बातों में लगाए रखना चाहता था ताकि जब तक सांप मेरे कयास के मुताबिक उसे डस न ले ये उसी जगह खड़ा रहे। मैंने कहा, ठाकुर मुझे प्यास लगी है। वो बोला, अबे तो मैं क्या करूं, कल तू अहमदाबाद की बड़ी जेल में चला जाएगा, वहां तुझे सोडा वाटर मिलेगा। और नंबरदार कहकहा लगाकर हंसा, लेकिन अचानक उसने अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा और फिर चकरा कर गिर गया। काला सांप उसकी गर्दन पर डस चुका था। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली। उसके हलक से धीमी धीमी खरखर की आवाजें निकलने लगी। फिर वो धराम से इस तरह गिरा कि उसका सर सलाखों से टकरा गया। सांप के जहर ने बड़ी तेजी से अपना काम कर डाला था। नंबरदार पत्थर की तरह बेहिस पड़ा था। काला सांप सलाखों में से होकर मेरे पास वापस आ गया। वो बार बार सलाखों की तरफ जाता था। मेरे लिए फरार का ये बेहतरीन लम्हा था। मैंने नंबरदार की लाश के सर को पीछे हटाकर उसकी कमीज को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर सलाखों में से हाथ बाहर निकाला और नंबरदार की बेल्ट में लगा चाबियों का गोल छल्ला उतार लिया। उस छल्ले में लंबी लंबी 3 चाबियां थी।
एक चाबी मेरी कोठरी के ताले को लग गई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सांप मेरे आगे आगे चलने लगा। नंबरदार की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसकी राइफल तो वहीं रहने दी, मगर उसकी राइफल से संगीन उतार कर हाथ में थाम ली। फायर की आवाज जेल के अमले को होशियार कर सकती थी, लेकिन संगीन से मैं अपने रास्ते की रुकावट दूर कर सकता था। मैं बरामदे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर जेल के हाथे में अंधेरा छाया था। सामने वाली दीवार की कोठरियों में कहीं कहीं बाहर की जानिब मध्यम रोशनी के बल्ब जल रहे थे। एक पहरेदार आवाज लगाता उस दीवार के करीब से गुजर गया। दीवार के ऊपर बाएं जाने बहानी तारों के पास एक बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी ज्यादा बाहर की तरफ पड़ रही थी। पहरेदार की आवाज पर मैं पीछे की तरफ हटा। जब वो दूर चला गया तो मैं दीवार के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां जरा अंधेरा था। मेरा इरादा यहां से दीवार फांदने का था, लेकिन सांप मेरे साथ नहीं जा रहा था। वो मुझे दूसरी तरफ चलने का इशारा कर रहा था। वो कोने वाली एक कोठरी की तरफ तेजी से रींग कर जाता और मेरे पास वापस आ जाता। मैंने सोचा हो सकता है सीधा यहाँ कैद हो। अगर वो इस कोठरी में बंद है तो मेरा फर्ज है कि उसे भी अपने साथ ले चलूं। मैं सांप के पीछे पीछे झुककर चलने लगा। कोठरी के कोने पर बल्ब लगा था। उसकी पिछली दीवार अंधेरे में डूबी हुई थी। सांप उधर को ही गया था। दूर से पहरेदार की आवाज आई। वो चक्कर लगाता हुआ वापस आ रहा था। मैं एकदम जमीन पर लेट गया। पहरेदार आवाज लगाता आगे निकल गया। मैं उठा और पंजों के बल दौड़कर कोठरी के अकब में आ गया। यहाँ कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। खिड़की पहलू वाली दीवार में थी। सांप भी उधर ही को गया था जहाँ पहली बार मुझे किसी लड़की की सशक्ति आवाज सुनाई दी। मैं दबे पांव चलकर कोठरी के पास आया। खिड़की पर सलाखें और जाली चढ़ी हुई थी। यही वजह थी कि सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। काला सांप दीवार के साथ खिड़की के ऊपर चिमटा जाली में से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। जाली में से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने आहिस्ता से अपना चेहरा जाली के कोने से लगाकर कोठरी में निगाह डाली। अंदर का मंजर देखकर मेरा खून खौल उठा। कोठरी के कोने में स्टूल पर मोमबत्ती जल रही थी। सिधा को मैं भला कैसे नहीं पहचान सकता था। वो चारपाई के साथ बंधी पड़ी थी। दो काले कलोटे आदमी उसके सामने फर्श पर बैठे दारू पी रहे थे। सिधा बार बार अपनी गर्दन इधर उधर मार रही थी और सिसकियां भर रही थी। ये मंजर मेरा खून खौला देने के लिए काफी था। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता कोठरी के दरवाजे की तरफ आया। सांप भी मेरे साथ था। कोठरी का दरवाजा एक ही पटका था और लोहे का था। वहां से अंदर जाने के लिए सांप को रास्ता नहीं मिल रहा था। वो दरवाजे से लिपट लिपट जाता। मैंने संगीन के दस्ते से दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और लपक कर पीछे अंधेरे में हो गया। कौन है? अरे नंबरदार क्यों परेशान करता है? क्या बात है? मैंने कोई जवाब न दिया। सांप दरवाजे पर चढ़ गया था। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर संगीन से दस्तक दी। अंदर से मर्द की गाली देने की आवाज आई। उसके साथ ही दूसरे मर्द ने कहा, अरे यहाँ सांप तो नहीं है, अगर है तो उसे मार डाल, फिर बता क्यों आया है। मैंने आवाज बदल कर कहा, सांप नहीं है ठाकुर, दरवाजा खोलो। दरवाजा जरा सा चिरचिराया, फिर थोड़ा सा खुल गया। सीधा के सांप के लिए थोड़ा सा शगाफी काफी था। वो झपट कर अंदर चला गया। अंदर शोर मच गया। मैं दरवाजे को धकेल कर अंदर घुस गया। ये शोर जल्द ही खत्म हो गया। एक आदमी को सांप ने हलाक कर डाला और दूसरे के सीने में मेरी संगीन घुस गई। मैंने संगीन उसके सीने में घोंपने से पहले छलांग लगाकर उसके मुंह को अपने हाथ से दबा दिया था ताकि वो चीख न मार सके। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा कि सांप सिधा के लिबास में गायब हो रहा था। सिधा ने मुझे देखा तो बेख्तियार रोते हुए बोली, रखू। मैंने तेजी से उसके हाथ पांव की रस्सियां खोली और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। फिर दरवाजे की तर्ज में से बाहर झांक कर देखा। शोर की आवाज सुनकर पहरेदार तेज तेज कदमों से कोठरी की तरफ आ रहा था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। पहरेदार ने बाहर खड़े हुए आहिस्ता से आवाज दी, रमेश जी, मैं नंबरदार हूँ, क्या बात है? मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर कहा, भाई अंदर आ जाओ। पहरेदार एक पल के लिए ठिठका, फिर जो ही उसने कोठरी में गर्दन डाली, मैंने उसे अपने बाजू में दबोच कर झटका दिया और अंदर खींच लिया। उसके हाथ में राइफल थी। इससे पहले कि वो फायर करता मैं उसे ठिकाने लगा चुका था। सीधा चारपाई से उठ खड़ी हुई। उसने पहरेदार की राइफल उठा ली और दोनों आदमियों की लाशों पर नफरत से थूक दिया। फिर अपने सीने पर हाथ मारकर बोली, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया रखू। जहाँ तुम कैसे आ गए? मैंने कहा, ये बातें बाद में होंगी, पहले यहाँ से भागो। सीधा ने कोठरी से निकलकर एक तरफ इशारा किया, रघु उधर औरतों का वार्ड है। मैंने सरगोशी में कहा, झुकी झुकी मेरे पीछे आओ, सामने अंधेरा है दीवार के पास। जेल का ये अहाता आधी रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। जो पहरेदार यहाँ चल फिर कर आवाज लगाकर पहरा देता था, उसकी लाश कोठरी में पड़ी थी। हमने झुके झुके भाग कर अहाता अबूर किया और सामने दीवार के पास अंधेरे में आ गए। ये जेल की दीवार थी और जैसा कि जेल की दीवारें कच्ची रखी जाती हैं, ये दीवार भी कच्ची थी। मैंने संगीन मारी तो दीवार की मिट्टी गिर पड़ी। सीधा मैं उसके साथ तमिल जबान में बात कर रहा था। मैंने कहा, हम यहाँ नेदूर लगाएंगे। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये जगह नर्क समान है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मैंने दीवार की मिट्टी उखेड़नी शुरू कर दी। मिट्टी भुरभुरी थी, संगीन भी नोकदार थी और तेज भी। देखते देखते वहां शगाफ पड़ गया। थोड़ी देर बाद सिथा ने संगीन पकड़ ली और दीवार के शगाफ को कुशादा करने लगी। मैंने 2 मिनट बाद उससे संगीन ले ली और खुद दीवार खोदने लगा। अचानक एक तरफ सर्च लाइट की रोशनी हुई। हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गए। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर बने हुए मजान पर लगी सर्च लाइट से फेंका जा रहा था।